नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों 2022 आने वाली है और आपको ये पॉलिसी के बारे में अच्छे से जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2022 से संभावना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है। और दोस्तों अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा सीटेट में भी आपके एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन हर सिटिंग में देखने को मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके पूरे पॉलिसी को समझ लें, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलती ना हो। आइए दोस्तों पहले शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी, उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो पॉइंट जुड़े हुए हैं उन सभी पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा नीति का आखिर अब नया शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दोस्तों इससे पहले जो शिक्षा नीति बनाई गई थी 1986, उसके बाद एक बहुत लंबा गैप हो जाने के कारण से हमारे देश में जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए था वो टाइम पर नहीं हो पाया, जिस कारण से अब वो समय आ चुका था कि अब इसमें परिवर्तन करना अनिवार्य है, ताकि वर्तमान समय में जो डिमांड है एजुकेशन में, शिक्षा में, उसको पूरा किया जाए। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग एक एक बिंदुओं को और आगे बढ़ते हैं, इस पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ समझना है आपको कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सबसे पहले 1968 में पहली बार इसमें सुधार किया गया, लेकिन 1986 में एक लंबे समय के बाद नया पॉलिसी को बनाया गया। उसके बाद 1992 में दोबारा इस पॉलिसी में कुछ सुधार किया गया और 2020 में एक लंबे समय के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 92 से भी जोड़ें तो लगभग 28 वर्ष का गैप होता दोस्तों। और अगर आप 86 से बात करें तो आप जो है 6 साल और जोड़ दीजिए, यानी लगभग 34 वर्ष का गैप है। और 34 वर्ष के बाद हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति को लाया गया। आप सोच सकते हैं कि हमारा शिक्षा जो पिछड़ा हुआ है उसमें कितना बड़ा गैप रहा है, इसलिए हमारा शिक्षा आज इतना अधिक पिछड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है कि राजनीतिक दबाव के कारण शिक्षा को सबसे पीछे किया जाता है और बाकी चीज़ों को आगे। लेकिन किसी देश के विकास में शिक्षा की नीति हर समय पर जो समय का मांग हो उस अनुसार से उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। चलिए देर ही सही, लेकिन एक नया शिक्षा नीति आया है। आइए समझते मिल करके कि यह नीति क्या है। देखिए, जो पुराना नीति है जो अभी चल रहा है उसके अनुसार से हम लोग जो पढ़ाई करते हैं दोस्तों वो क्या है, 10+2 सिस्टम में करते हैं। इसको हटा देते हैं दोस्तों, 10+2 सिस्टम में करते हैं, जिसमें कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई, जब हमारा उम्र 6 वर्ष की हो जाती है। जब हम लोग 6 वर्ष के होते हैं तब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और स्कूल जाना शुरू करते हैं और क्लास 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग सुने होंगे NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, उसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे अर्थात 6 वर्ष के बच्चे, यानी कि हम लोग 6 वर्ष के उम्र में पढ़ाई शुरू करते हैं क्लास 1 से। उसके बाद 10+2 यानी कि 11 और 12 तक हम लोग एक राज्य सरकार के अधीन पढ़ते हैं। राज्य सरकार हम लोग के फीस की बात हो, चाहे वो ड्रेस की बात हो, खाना की बात हो, पढ़ाई की बात हो, शिक्षक मुहैया कराने की बात हो, बिल्डिंग की बात हो, ये सारी जिम्मेदारी सरकार लेकर के रखती है। और इंटर करने के बाद 10+2 करने के बाद हम लोग किसी न किसी विश्वविद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से हम लोग ऑनर्स करते हैं, MA करते हैं, MSc करते हैं या आगे PhD करते हैं, MPhil करते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो पॉलिसी अभी आप देखने वाले हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है, जो कि बहुत ही अच्छा परिवर्तन भी देखने मिलेगा। इसमें आप लोग नेगेटिव पक्ष भी देखेंगे, बस खाली आगे बढ़ते जाइए। देखिए अब न्यू जो हुआ दोस्तों उसमें क्या हुआ है, उसमें ये 10+2 का सिस्टम हटा दोस्तों क्या किया गया है, 5, 3, 8, फिर 3 और 4 यानी 15। तो यहाँ पर देखिए 10+2 यानी कि 12 वर्ष तक सरकार देखभाल कर रही थी, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। यानी क्या सरकार हम लोग की देखभाल 15 वर्ष तक करने वाली है शिक्षा में? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस वो 10+2 तक ही देखेगी दोस्तों, कि कोई भी राज्य से आप ऑनर्स थोड़े जो है करते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं कि हमने दिल्ली स्कूल से क्या किया, ऑनर्स कर लिया, या फिर जो है हरियाणा स्कूल से क्या किया, ऑनर्स कर लिया, झारखंड स्कूल से ऑनर्स कर लिया। नहीं, ऑनर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी होता है। तो अब इसको देखिए ध्यान समझना है, क्योंकि इसी में बड़ा पेच है। लोग 5+3+3+4 को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इन न्यू सिस्टम में क्या कह रहा है कि बच्चे को 6 वर्ष में नहीं दोस्तों 3 वर्ष में ही क्या करना है, स्कूल भेज देना है। अच्छा ये बताइए
कि आखिर अभी जो 3 वर्ष में जो होने वाला है और जिस सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं कि 6 वर्ष में स्कूल जाना है, आखिर ये 3 साल के गैपिंग जो हो जाता है हम लोग में, इससे बच्चों में जो एक प्रोडक्टिव एज है उसमें एक कमी आती है, उसमें उसको एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि बच्चे जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई खेल कूद में अधिक व्यस्त हो गया है। देखिए खेल जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन एक समय सीमा अगर उसमें रहेगी बढ़िया तो उसको आगे बढ़ने में आसानी होगी। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री हुआ करता था पहले, उस मिनिस्ट्री का नाम बदल कर दोस्तों क्या किया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। यह एक बहुत ही अच्छा काम इसलिए हुआ है, देखिए दोस्तों, इसलिए कि ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय था उसके अंदर दोस्तों मानव विकास में तो कई चीजें आता है, कौशल का विकास करना, शिक्षा का विकास करना, रोजगार का विकास करना, लेकिन अगर अलग से एक एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी तो वो शिक्षा पर अच्छी तरह से देख रेख कर पाएगी और शिक्षा का सही ढंग से विकास हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब जो स्टेज दिया गया था, अभी जो आप देखिए पीछे आते हैं, ये देखिए अभी जो आप देखिए 5+3+3+4, सबसे पहले इसको अच्छे समझते हैं कि ये आखिर स्कूल में कैसे अप्लाई होगा। एकदम आप वीडियो से हिले नहीं और अच्छे समझ लीजिए, इसके बाद आपको कभी भी इस पॉलिसी में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे दोस्तों पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन आप जानते हैं जो कि बेस बनाने का स्टेज होता है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का भी दोस्तों एक फाउंडेशन होता है कि आप पहले पिलर लगाते हैं, फिर उसमें टाई बीम मारते हैं, उसके बाद आप ऊपर महल बनाते हैं या फिर आप एक बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। तो दोस्तों किसी भी बच्चों को या किसी बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसको विशाल बनाना है, पेड़ के जैसा विशाल बनाना है, उसको घर के जैसा, तो उसका फाउंडेशन किस प्रकार तय करना है वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए फाउंडेशन को 3 लेवल में बांटा गया है। सबसे पहले कहता है कि फाउंडेशन कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। और देखिए 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। और उस 5 वर्ष में पहला जो 3 साल जो बच्चा होगा उसको केवल और केवल खेल के माध्यम से स्कूल में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए आप लोग भी कई बार गौर किए होंगे कि बच्चा लोग स्कूल जाने से बहुत डरता है। आप जैसे ही स्कूल का नाम लेंगे बच्चा भागना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि स्कूल के बारे में बड़ा नेगेटिव बातें फैला के रखा गया है कि वहाँ मार पड़ता है, जबरदस्त कुटाई होता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो मुर्गा बनाया जाएगा। तो ये सब जो सुनता है बच्चा तो वो डर जाता है। तो आखिर बच्चे को स्कूल से कैसे जोड़ा जाए? तो शिक्षाविदों ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, बच्चे को पसंद क्या है, गेम, और उसको क्या पसंद है, अपने हिसाब से पहनना, अपने हिसाब से खेलना। तो एक काम करते हैं कि जो वो बाहर खेल रहा है उसको स्कूल में मुहैया कराया जाए, चाहे वो दौड़ने के लिए हो, रस्सी खेलना हो, चाहे वो जो है कंचे से खेलना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना, कुछ भी खेलना हो, उसको भी क्या करना है, स्कूल में ही जो है उसको उस गेम से जोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कई गेम दिख रहे हैं दोस्तों। इस तरह के पूरा गेम का सिस्टम किया जाएगा ताकि वह बच्चा अपने घर के माहौल को स्कूल में जी सके। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। अगर सोचिए कि अगर एक बच्चा जो बाहर में घर में खेल रहा है, घर के बाहर जो चीजें खेल रहा है, अगर उसको स्कूल में वो चीज और भी अलग अलग खेल का प्रकार मिलेगा तो बच्चा खींचा हुआ स्कूल आएगा और स्कूल से उसको लगाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो उसका 2 वर्ष होगा उसमें क्लास 1 और क्लास 2 उसको कराया जाएगा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, नो एग्जाम। यानी क्लास 1 और 2 और इस 3 साल जो पीछे 3 साल बिताया और जो आगे क्लास 1 और 2 जो बिताने वाला है उसमें एक भी एग्जाम उसका नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं सरकार जो जापानीज सरकार है, जापानीज गवर्नमेंट है, कहीं न कहीं उसकी पॉलिसी को अपनाने का प्रयास कर रही है और ये बहुत जरूरी है। आप एनसीएफ में पढ़े होंगे दोस्तों कि बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए, बच्चों को पहेलियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ाई से जुड़ने का प्रयास करे, उससे दूर नहीं भागे, उसको इंटरेस्ट ले। ठीक है, अब सोचिए कि वो क्लास 1 और 2 क्या किया, बिना एग्जाम देते हुए सीखते हुए आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब यहां आपके माइंड में आया दोस्तों कि इसमें सर तब आकलन कैसे करें कि बच्चा क्या सीख रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई पॉइंट आपको समझा रहे हैं, उसको लिखिएगा भी। देखिए यहां पर आकलन बस इस रूप में किया जाएगा कि बच्चा कितनी गति से सीख रहा है, सीखने का इसका स्पीड क्या है
और क्या वो अच्छे से चीज़ों को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो ये मूल्यांकन पढ़ाते समय हो जाएगा, यानी आकलन के तौर पे होगा। और आप एनसीएफ में पढ़े हुए हैं कि छोटे बच्चे चाहे वो गणित पढ़ रहे हों या कोई विषय पढ़ रहे हों, वहाँ पर उसके त्रुटियों पर या फिर सटीक उत्तर पर ध्यान न दे करके केवल इस बात पर ध्यान दी जाए कि वो बच्चा कितना सीख रहा है और सीखने में उसको क्या परेशानी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि बच्चा को कोई यूनिफॉर्म नहीं चाहिए और बच्चे के ऊपर टीचर का कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, नहीं बच्चा आराम से खेलेगा और बच्चे को गाइड करेगा कौन, टीचर लोग। ठीक है, या देखिए दोस्तों नो यूनिफॉर्म, आपको ध्यान होगा कि बच्चे लोग को यूनिफॉर्म पहनने में भी बड़ा टेंशन, भाई टाई लगाना है, आयरन करना है, अच्छे से पहनना है, जो है कभी उसको जो है मौजा पहनने में दिक्कत हो रहा है, शूज पहनने में दिक्कत हो रहा है, कभी जो इतना बड़ा बैग टांग दिए वो ऐसे हो गया है भाई कि अब हम कैसे यहाँ से जो है बैग उठा के ले जाएं। तो ये सारे परेशानियों से बचाने के लिए ये सिस्टम को लाया गया है और मेरे अनुसार ये बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फाउंडेशन स्टेज को देख लिए, जो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। पहले 3 वर्ष में केवल खेल होगा, अगले 2 वर्ष भी खेलते कूदते बिताना है, लेकिन 1-2 की पढ़ाई शुरू हो जाएगी दोस्तों, लेकिन इसमें एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आते हैं स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं। और इसको दोस्तों बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, और यह स्टेज दोस्तों कितना होगा, 3 वर्षों का होगा। प्रीपरेटरी स्टेज मतलब समझिए आपकी इसमें तैयारी वाला स्टेज, यानी कि बच्चे को तैयार करने का अवस्था, बच्चे को तैयार करने का अवस्था यहां से शुरू होगी, यानी तैयारी यहां से शुरू होगी। समझिएगा ध्यान से। देखिए ये 3 वर्षों का होगा, तो क्योंकि हम लोग पहले 5 देख चुके हैं, अब 3 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये 3 वर्ष का होगा। तो क्लास कौन कौन, 1-2 तो हो चुका है, कहाँ पे, फाउंडेशन में ही हो गया। इसमें 3, 4 और 5 होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें एक्टिविटी और स्टडी दोनों होगी। इसमें एक्टिविटी भी होगा और स्टडी भी होगा। एक्टिविटी से मतलब दोस्तों है, हिंदी में बोलते हैं उसको गतिविधि, यानी वो खेल कूद, कला, चाहे वो संगीत, तैराकी, ठीक है, किसी भी खेल से संबंधित, जूडो, कराटा, ये कोई भी एक्टिविटी अगर वो करना चाह रहा है दोस्तों, तो यहाँ शिक्षक उसको पूरा गाइड करेगा, स्कूल पूरा सपोर्ट करेगी उसको कि आप उस एक्टिविटी में भी बढ़ें और आप स्टडी भी करें। ताकि देखिए खेल कूद के साथ साथ स्टडी भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप खेल कूद में बहुत अच्छे हैं और कहीं पर आपने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया, फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, लो आपको बोलने ही नहीं आता है। मान लीजिए कहाँ चले गए, अमेरिका, और वहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया, आप मैन ऑफ द मैच बने हैं, और मान लीजिए आपसे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग, चुपचाप, तो वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, पढ़ाई भी चाहिए और साथ साथ एक्टिविटी दोनों होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सारा बवाल हो रहा है कि भाई ये मदर लैंग्वेज और ये नेशनल लैंग्वेज, यानी कि लोग जो सुना रहा है, जो मीडिया आपके सामने बात को रख रही है, वो रख रही है कि सरकार चाहती है कि अंग्रेजी को दूर किया जाए या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए, जबकि ऐसी बात नहीं कही गई है नीति में। देखिए वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे जो मातृभाषा में, अपने सामान्य भाषा में, माँ की भाषा में, दोस्तों यहाँ मातृभाषा से हिंदी मतलब नहीं है, यानी आपका जो लोकल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, पहला जो भाषा होता है बच्चे का, उसमें वह बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी अवधारणा को पढ़ने में काफ़ी आसान उसको महसूस होता है, समझने में काफ़ी उसको अच्छा लगता है। सोच के देखिए कि अगर आपको कोई मास्टर केवल खोटा में ही पढ़ाए और आप केवल खोटा ही जानते हैं, तो आपके सीखना कितना आसान हो जाएगा। सोचिए कि अगर आईआईटी की पढ़ाई आंगिका में होने लगे, खोटा में होने लगे, संथाली में होने लगे, तो लोगों को कितना मजा आएगा। तो वही बात कहा गया है कि आप क्या करें कि बच्चों को, चूंकि 3, 4, 5 क्लास का बच्चा है तो उसको अभी इंग्लिश नहीं आता है, तो आप उसको मदर लैंग्वेज या राष्ट्र की कोई एक भाषा में आप पढ़ाइए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया जो कि हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं जान करके, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है नीति में कि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम नहीं चला सकते। अगर आप किसी स्कूल को चला रहे हैं तो आप कोई बात नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम नहीं चलाएंगे, आपका मन है तो आप इंग्लिश मीडियम चला सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश को सॉरी दोस्तों, इंग्लिश को यहाँ पे रोका नहीं गया है, बस इंग्लिश मैंडेटरी नहीं किया गया कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। देखिए वरना ट्रेंड क्या हो गया दोस्तों कि अभी के टाइम में लोग इंग्लिश मीडियम से भी बक रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं जान रहा कि भाई मदर लैंग्वेज या हमारी मातृभाषा जो भी चीजें हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे स्टेज में, जिसका नाम है मिडिल स्टेज, यानी कि मध्य अवस्था जो होगी। और ये मध्य अवस्था दोस्तों कितनी होगी,
3 साल की होगी। अब देख लीजिए इससे पहले कौन कौन था, 5 + 3 तो कर चुके हैं, अगला कौन होगा 3, उसके बाद कौन दोस्तों होगा चौथा। ठीक है, तो ये 3 साल का ये स्टेज होगा जिसमें कि क्लास 6, 7, 8 की बात होगी। ठीक है, इसमें क्लास 6, 7, 8 की बात होगी, जिसमें ध्यान रखिएगा इसमें कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ कंप्यूटर कोडिंग से मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर को बनाना, बड़े बड़े C++ को करना, नहीं, कम से कम बच्चे को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस बात पर सरकार जोर दे रही है कि इस जमाने को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। आप जान देखिए कि आपका सीटेट एग्जाम पहली बार कैसा हो गया कंप्यूटर पे। आप लोगों में से कई ऐसे हैं जिसको कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, माउस पकड़ना नहीं आता, उसको काफी दिक्कत हुआ होगा। तो ये कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 6, 7, 8 से शुरू करने का प्रयास कर रही है। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वोकेशनल या टेक्निकल स्टडी, ये क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी लड़की बच्चा को बिनाई सीखना है, कढ़ाई सीखना है, मेकअप का सीखना है, किसी लड़के को क्या करना है तो इलेक्ट्रिक कैसे लगाते हैं, तार कैसे लगाते हैं उसको सीखना है, खेती सीखना है, मछली पालन सीखना है। ठीक है, तो कारपेंटर का काम सीखना है, कैसे जो है कुर्सी बनाते हैं, कैसे पलंग बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 6, 7, 8 से शामिल हो जाएगा, ताकि बच्चा पढ़ते हुए भी एक कौशलता के साथ आगे बढ़े और उसको आगे जॉब करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, ताकि बाद में जो हम लोग कौशल होने के लिए कई प्रकार के कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कई प्रकार के ऑफिसेस को ज्वाइन करते हैं, उससे बढ़िया है कि हम लोग स्कूल में ही कौशलता विकास पे ध्यान दें, कौशल विकास पे ध्यान दें। अभी आप देख रहे हैं कि कई कौशल विकास केंद्र चलते हैं, और उन कौशल विकास केंद्रों में क्या होता है, बस यही कभी कढ़ाई बुनाई सब सिखाया जा रहा है। तो ये अगर स्कूल से होगा दोस्तों तो ये बहुत अच्छा होगा, और बच्चा लोग को थोड़े पता कि भाई कारपेंटर का काम छोटा है या किसी काम बड़ा है, तो उससे उसके अंदर में ये भावना जगेगी कि कारपेंटर का काम छोटा नहीं है या मछली पालन छोटा काम नहीं है। उसको काम के प्रति सम्मान उसके अंदर आएगा, आदर आएगा, और वो एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी बन सकेगा। ठीक है, बढ़िया ये स्टेप है। फिर देखिए मैथ्स की पढ़ाई करना है, साइंस की करना है। अब यहाँ देखिए ये जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स विषय सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई जानते हैं क्लास 6, 7 से शुरू होती है। जैसे एनसीईआरटी में क्लास 6 से ही आपको सामाजिक विज्ञान का अच्छे बुक मिलेंगे। लेकिन अब कह रहा है कि आर्ट्स विषयों की जो पढ़ाई दोस्तों होगी उसमें केवल पढ़ाना नहीं है, समझाना नहीं है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है बच्चों के अंदर। जैसे मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस बहुत ही गर्म मिजाज के थे और मतलब निडर, काफ़ी प्रखर नेता। तो अगर वहाँ पर ऐसा पढ़ाया जाए कि अगर यदि सुभाष चंद्र बोस अगर नरम दल के आदमी होते, यानी कि शांत व्यवहार के आदमी होते, तो इतिहास में क्या उनका योगदान रहा होता, उनकी भूमिका क्या होती। अगर हमारे इतिहास में जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, वो व्यक्ति ही नहीं होते इतिहास में, तो हमारा आखिर इतिहास का पूरा जो है दौर कैसा चलता। तो ये सारे जो सोच है इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सिखाया जाएगा, यानी बच्चे के अंदर में शुरू से किसी भी विषय को एक गहन चिंतन के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि वह बच्चा आगे बढ़ करके एक बेहतरीन स्टूडेंट और एक अच्छा जो क्या कहते हैं जॉब लेने में उसको बहुत ही दिक्कत ना हो, एक अच्छा विद्यार्थी बन सके। आगे देखिए, अब यहाँ कहता है दोस्तों कि एक इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़ाना अनिवार्य है। आप जानते हैं कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में 22 भाषाएं हैं, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, ठीक है, तमिल आपका क्या कहते हैं उड़िया हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, बोडो, डोंगरी, जितने भी हैं। तो इन सारे भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान देना होगा आपको इस स्टेज में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेज 3 कौन तो हो गया दोस्तों, मिडिल स्टेज हो गया। ये 3 साल का है, क्लास 6, 7, 8, कंप्यूटर का ज्ञान, वोकेशनल कोर्सेज, मैथ, साइंस और आर्ट्स का क्रिटिकल थिंकिंग, और इंडिया कोई भी एक भाषा पढ़ाना है आपको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अब चौथा आया, और वो 5 + 3 + 3 के +4 में ये सबसे अंतिम स्टेज है। इसको दोस्तों बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। यह दोस्तों कितना होता है, 4 वर्ष का होता है, 9, 10, 11, 12। आप ध्यान रखिएगा, अब के बाद क्या होगा कि 10th का एग्जाम, जो अभी जिस प्रकार से आप भय महसूस करते हैं 10th के एग्जाम में, लोगों के अंदर में वो भय खत्म होगी, और 10th का एग्जाम और भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नो स्ट्रीम होगा, यानी जैसे आप 10th पास करते हैं फिर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेते हैं, ये सारे स्ट्रीम खत्म होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे देखियो ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर एक बच्चा है उसको साइंस पढ़ने मन है, उसको फिजिक्स अच्छा लग रहा है,
और उसको मैथ अच्छा लग रहा है और केमिस्ट्री उसको पसंद नहीं है, उसको मन है कि हम हिस्ट्री ले लें। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट वो चुन सकता है, जैसे कि कोई मैथ ले लिया, इंग्लिश ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, फिजिक्स ले लिया, यानी जो वो उसका इंटरेस्ट है, बच्चे का जिस विषय में इंटरेस्ट है उस विषय को लेकर के वो पढ़ सकता है और अपने पूरे पढ़ाई 12th तक पूरा कर सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको समझने में। आप अच्छे समझिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वीडियो को छोड़ के भागिए मत, पूरे देखिए अच्छे से। आप देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हम लोग पहले स्लाइड में देख चुके हैं कि आर्ट्स को पढ़ाने के लिए केवल समझाना नहीं, याद नहीं कराना है, जैसे केवल ये नहीं देखना है कि सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो क्या था, कैसे था, ये देखना है कि उसमें आपका डीपेस्ट थिंकिंग क्या हो सकता है, कि अगर सत्याग्रह जो है गांधी जी नहीं किए होते और मान लीजिए भगत सिंह किए होते तो उसका सिनेरियो क्या होता, और अगर भगत सिंह गरम दल के नहीं होते तो नरम दल से होते तो गांधी से उनका संबंध कैसा होता, ये सब चीजों आपको पढ़ाया जाएगा। अब यह देखिए क्या दिया है, हाँ एग्जाम्स, दोस्तों उल्टा लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्स, ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा आपका एग्जाम्स। अब देखिए एग्जाम हम लोग अब तक कैसे देखे हुए हैं, एक साल में एक बार एग्जाम, लेकिन अब क्या होने वाला है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, यानी कि 6-6 महीने में आपको एग्जाम देनी है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर में एक भय होगा कि भाई हमारा एक साल में 2 एग्जाम है और कोई भी एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। देखिए इंडियन स्टूडेंट में एक खराबी है कि अगर यदि एग्जाम दिसंबर में होगी तो नवंबर में पढ़ना शुरू करेगा और पूरे साल मटरगश्ती करना है उसको। इससे क्या होता है कि उसका स्टडी जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी बना के रखता नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के लिए उसका भय नहीं है, और इसलिए अब ये भय पैदा करने के लिए एग्जाम कैसा दोस्तों किया गया, सेमेस्टर वाइज किया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉरेन लैंग्वेज, यानी आपको 9 के बाद 9 में आते ही आपको कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज, चाहे वो जैसे देखिए चाहे वो जापानीज हो, जापानीज का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जैसे आपका हो गया फ्रेंच हो, ये कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए जिससे कि आप विदेशों में आगे चल करके अच्छे से आप सेटल हो सकते हैं। चाहेंगे तो आप विदेश में अच्छे से काम कर सकेंगे। और आपको पता दोस्तों कि इंडिया का लोग विदेश में कितना छाया हुआ है, तो आपको भाषा में भी कोई दिक्कत ना हो इसका भी ध्यान रखा गया इस पॉलिसी में। तो ये पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। आगे देखेंगे कहाँ का इसमें क्या कमी रह गया है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब लोग चलते हैं कि इंटर के बाद हम लोग ग्रेजुएशन कैसे होगा और क्या सिस्टम से ग्रेजुएशन करना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो समझिएगा कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्कूल से नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन किसी न किसी आप यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये दोस्तों कि ग्रेजुएशन जो होने वाला था पहले 3 साल का, अब दोस्तों कितना होगा 4 वर्ष का। और अब ग्रेजुएशन में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं बीए पास हूं या बीएससी या फिर मैं बीकॉम हूं, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे पहले क्या था, मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस, यानी आप एक ही विद्यार्थी कई तरह का विषय पढ़ेगा, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आप तीनों का मिला के खिचड़ी पढ़ सकते हैं। मैथ उठा लिए, हिस्ट्री उठा लिए, अकाउंटेंसी उठा लिए, और उससे भी आप ऑनर्स कर सकते हैं। यानी अब आपका ऑनर्स का नाम ये नहीं होकर के केवल होगा कि यू आर ग्रेजुएट। दोस्तों क्या होगा, ग्रेजुएट। अब यहां देखिए बहुत ही बेहतरीन चेंजिंग किया दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगर यदि कोई व्यक्ति 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया, इंडिया में होता है भाई, जैसे कोई लड़की है 1 साल तक पढ़ाई अभी जस्ट स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन में, शादी लग गया चल गया, या फिर खुद ही शादी लगा के चल दी, ठीक है, मतलब वो भाग गई, या फिर कोई लड़का जो है प्यार में फंस के जो है मजनू बन गया, या फिर कुछ भी हो गया, काम करने के लिए बाहर चला गया, घर में प्रॉब्लम हुआ इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता, मान लीजिए 1 ही साल पढ़ाई करके वो छोड़ दिया हो, तो उसको केवल एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो 1 साल की पढ़ाई किया हुआ है। यानी उसका 1 साल का जो पढ़ाई किया वो बर्बाद नहीं होगा। जैसे अभी टाइम में क्या हो रहा है कि अगर आप 1 साल पढ़ के भी छोड़ दिए तो उस 1 साल के जो मार्कशीट है उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू आर ग्रेजुएट विथ 1 ईयर ग्रेजुएशन स्टडी, ठीक है, नहीं आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मान लीजिए कोई 2 साल जो है पढ़ाई करके छोड़ दिया और कहीं चला गया था कमाने के लिए, या पढ़ाई उसको मन नहीं लगा चला गया, फिर से उसको मन किया दोस्तों कि अब तो पढ़ने में मजा आ रहा है, एक काम करते हैं फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या दोस्तों होगा कि वो 2nd ईयर पढ़ चुका था, यानी उसको 2 साल का सर्टिफिकेट मिला था एज अ डिप्लोमा। यही देखो लोगों को कंफ्यूजन है
कि सरकार IITI कराएगी या कि पॉलिटेक्निक, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने IITI और पॉलिटेक्निक के लेवल का समकक्ष एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका नाम दोस्तों क्या होगा, डिप्लोमा। अब यदि आप 3 साल तक पढ़ाई कर लेते तो आप दोस्तों क्या होंगे, अब आप फुल्ली ग्रेजुएट हो जाएंगे, जैसा कि अभी भी होते हैं। उसका नाम होगा डिग्री, आप हासिल कर लिए हैं तो वहां आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। और इसी डिग्री के आधार पे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी कंपटीशन में आप फॉर्म भर सकेंगे, जैसा कि अभी भी होता है। मान लीजिए अभी कोई आपको सीजल भरना है, UPSC भरना, BPSC भरना, JPSC भरना है, सचिवालय भरना है, तो इन सब में जिसमें ग्रेजुएशन का डिमांड है उसमें 3 साल आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। और चौथा साल भी अगर पढ़ लिए तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसमें लिखा रहेगा ग्रेजुएट विथ रिसर्च, यानी ग्रेजुएशन में आप रिसर्च किए हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको 4 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन चीज ये है कि इसमें री एंट्री का प्रावधान है दोस्तों। री एंट्री क्या, सो समझिएगा। मान लीजिए कोई 1 साल 2 साल पढ़ के छोड़ दिया और 3 साल भी पढ़ के छोड़ दिया और चौथा साल करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट आके चौथे साल में एडमिशन ले सकता है। यानी अगर वो 1 साल पढ़ लिया है, अब चाहता है कि आगे और पढ़े, तो 1 साल अब वो पहले पढ़ चुका है, डायरेक्ट उसका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। कि अभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन और अगर कोई 2 साल तक पढ़ लिया है, मन क्या कि फिर से हमको पढ़ना है, तो वो डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन लेगा और 1 साल और पढ़ेगा, डिग्री उसका कंप्लीट। अब आगे दोस्तों देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, इसको हम बोलते हैं MA MSc या MCOM। अब जो है MA MSc MCOM का नाम खत्म हो गया, केवल होगा कि यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अगर यदि आप 3 साल पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट चाहते हैं कि हम PG करें तो आपको 2 साल लगेगा। लेकिन अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद जिसमें रिसर्च आप कर चुके हैं तो आपको PG करने में मात्र 1 साल लगेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इस पॉलिसी में MPhil एक कोर्स होता था, उसको खत्म कर दिया गया है। PhD जिस प्रकार से पहले होता था, PhD अभी भी होगा, लेकिन PhD तो सब कितना होगा, 4 वर्ष का PhD होगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका पहले पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इसमें जो पैसा जो लगने वाला है वो बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगेगा, लगभग GDP का कितना परसेंट, 6%। देखिए इससे पहले अभी जो पॉलिसी चल रहा है इसमें हमारे GDP का मात्र 3% इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 3% में पूरे देश में शिक्षा में खर्च हो रही है। तो सोचिए कि 6% कितना अधिक पैसा होगा, ठीक डबल। तो अच्छा खासा पैसा खर्चा हो रहा है। दोस्तों सेकेंड पॉजिटिव है कि प्राइवेट जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का जो फी है उसको लिमिट करने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं कि अभी मनमाना ढंग से फी लेता है। कोई जो है 2000, कोई 3000, एक साल में जो कोई 2.5 लाख 3 लाख फी ले रहा है। तो ये प्रावधान किया जाएगा कि आपका स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है और स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आप क्या करेंगे दोस्तों, आपकी फी लेंगे। स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको फी मिलेगा, आप उस फी से अधिक फी नहीं ले सकते हैं। और अधिक फी लेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, में भी आपका सर्टिफिकेट भी रद्द किया जाएगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल पर शिकंजा कसने का यह एक नीति में प्रावधान किया गया और ये बहुत अच्छा है। अब देखिए थर्ड क्या है पॉजिटिव पॉइंट इसमें, उसको समझिएगा। जैसे कि हमने कहा कि वोकेशनल कोर्स पे इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें प्रैक्टिकल स्टडी पर जोर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल स्टडी जब जब जोर पे आएगा समझिए कि बच्चों के अंदर में विकास अधिक होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे एग्जांपल लिखिए, देखिए चाइना, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में प्रैक्टिकल यानी वोकेशनल कोर्सेज पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। देखिए आज वहाँ का एजुकेशन कितना ऊँचा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रिजल्ट में क्या चेंजिंग होगा। तो रिजल्ट में दोस्तों देखिए सबसे पहले तो मार्क्स, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, मार्क्स, जो कि मार्क्स अभी भी आपको मिलता है। तो अब जो रिजल्ट क्या होगा उसमें केवल मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स के साथ साथ उसमें क्या होगा कि आपके फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड है, फ्रेंड आपके बारे में क्या कहता है, ठीक है, कि फ्रेंड के साथ आपका कैसा व्यवहार है क्लास में, क्या गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं या फ्रेंड्स को जबरदस्ती आप पीटते रहते हैं। तो ये सारी बातें भी आप जो है मुद्दा रहेगा कि आपका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। सोच के देखिए कि आखिर इस पॉइंट को क्यों रखा गया।
आप देखते हैं कि आपने स्कूल में, कॉलेजेस में आप देखते हैं कि बच्चे लड़ते हैं आपस में, तो ये लड़ाई को ख़त्म करना और बच्चों के बीच में किसी में जो है रोष ना रहे, दुश्मनी ना हो, कोई किसी से गुस्साए नहीं, एक शांति वाला माहौल तैयार करने के लिए क्या दोस्तों होगा, फ्रेंड का भी आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि फ्रेंड की बताइए आपका दोस्त कैसा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर किसी का दोस्त किसी के रिजल्ट का फीडबैक देगा तो वह बच्चा उससे लड़ना बंद कर देगा, लड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी और सब कोऑपरेट करेगा, पढ़ाई अच्छे से करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। देखिए सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, स्व आकलन। अभी आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे मूल्यांकन, वहां मैंने इस वर्ड को पढ़ाया था, स्व आकलन। देखिए स्व आकलन क्यों जरूरी है, आप जब इंटर कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई हमको कौन सा जॉब में हम कर सकते हैं, एसएससी की ओर जाएं, टीचर की ओर जाएं, टेट करें, सीटेट करें, कि रेलवे करें, कि बैंकिंग करें, कि यूपीएससी बीपीएससी क्या करना है। तो आखिर ये सोच आप किस प्रकार से लेते हैं, ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि हमको बीपीएससी करना है या हमको टेट करना है, कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। तो ये आकलन आप अच्छे से भविष्य में कर सकें, इसलिए आपको शुरू से आपको ये आकलन करने का आपको इस तरह से क्या कहते हैं, हैबिट कराया जाएगा कि आप खुद अपना आकलन करें, ताकि बता सकें टीचर को कि भाई हमको जो मार्क्स मिला है इस विषय में वो सही है कि गलत है। अब आइए टीचर। अब देखिए टीचर का भी एक आकलन शामिल किया जाएगा कि यह बच्चा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर कोई टीचर से आप मिसबिहेव किए, बोल दिया कि नहीं ये बच्चा जो है बहुत ही गंदा है, तो आपका मार्क्स पे असर पड़ जाएगा, आपके रिजल्ट पे असर पड़ जाएगा, आपका रिजल्ट में नेगेटिविटी आ जाएगी, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक अच्छा सद्भावना होगा और एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा, हेल्दी रिलेशन डेवलप होगा। बच्चे जो है शिक्षक से डरेंगे भी, क्योंकि देखिए अभी टाइम में उद्दंडता काफ़ी हाई लेवल पर चला गया है, बच्चे शिक्षक से डरते ही नहीं हैं, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होगा, ठीक होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है इतना पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं, जरा उसको देख लेते हैं। कुछ ही नेगेटिव है, अधिक नहीं। जैसे देखिए नेगेटिव में सबसे पहला ये है कि अगर यदि इंग्लिश पर जोर नहीं दिया जाएगा, अगर इंग्लिश पर जोर नहीं दिया जाएगा तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा बच्चों के बीच में, और उन बच्चों को आगे दिक्कत होगी। अभी आप दोस्तों जानते हैं कि चाइना जैसा जो देश है, जहाँ पर कि अपना ही लैंग्वेज को हमेशा सर्वोपरि करता है, अपने लैंग्वेज में पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो चाइनीज़ लोगों को बाहर में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंडियन कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ लिख गया बढ़िया से, तो उसको अंग्रेजी आता है, उसको आराम से विदेश में जॉब मिल सकता है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मेरे हिसाब से पॉलिसी में ऐड करना चाहिए था कि भाई जो शिक्षक का जो एटीट्यूड है, जो शिक्षक जो जिस प्रकार से बिहेव करते हैं स्कूल में, कुर्सी तोड़ते रहते हैं या जो है टाइम पास करते रहते हैं, कोई गुटखा चबा के आ गया, कोई जो है सिगरेट पी रहा है कहीं जो है बैठ करके, कोई गुटखा स्टूडेंट से ही मंगा लिया, स्टूडेंट से पानी मंगा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, ताकि शिक्षक का जो एक मर्यादा है वो बचा रहे। में भी ये सब सारी चीज़ अप्लाई होने के बाद उन पर भी में भी गौर किया जाएगा, सरकार उस पर भी गौर करेंगे। तो दोस्तों आज का ये पूरा पॉलिसी आपको कैसा लगा, आप कमेंट करें, और अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दोस्तों फिर मिलते हैं इस प्रकार का एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।